गुड आफ्टरनून सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका न्यूमेरिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल चैप्टर बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा, कहाँ पे? फाउंडेशन के अंदर। काफी अच्छा चैप्टर है और इसका वेटेज भी अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, बीआरएस की हम बात करें तो बीआरएस क्यों प्रिपेयर किया जाता है हमारे थ्रू? तो हमारे बिजनेस के अंदर हम जो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसे बनाने का हमारा मेन रीजन ये है कि हमारी जो कैश बुक और पासबुक है उन दोनों के जो यहाँ पर बैलेंसेस मिसमैच हो रहे हैं या फिर उसमें कोई एरर या फ्रॉड है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम बीआरएस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब यदि हमें बीआरएस को अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना है, समझना है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ ये क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल ये है कि यहां पर हमारा एक बिजनेस है और ये जो भी हमारा बिजनेस है किसी भी टाइप का हो सकता है। इस बिजनेस के अंदर रेगुलर बेसिस पे कैश में और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। ठीक है, कैश वाले ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं और बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। तो ये जो कैश वाले और बैंक वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक हमारा चैप्टर है, फाउंडेशन में भी था, इंटर में भी है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, इनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात ये है कि अब मोदी जी ने भी साफ कह दिया है काफी टाइम पहले कि भाई कैशलेस इंडिया। कैशलेस का मतलब हो गया कि भाई आपको कैश में कम से कम ट्रांजेक्शन करने। आपको मोस्टली ट्रांजेक्शंस यहाँ पर चेक के थ्रू या फिर यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट डीडी में या फिर आपके इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, यहाँ पर यूपीआई के थ्रू आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि कैश वाले ट्रांजेक्शन्स का प्रूफ नहीं होता ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारे बिजनेस में क्या करना है कि हमारा जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का हमें यहाँ पर किसी भी बैंक के अंदर, जो भी बैंक हमें अच्छा लगता है, जिसकी सर्विसेज अच्छी है, उस बैंक में जाके हमें यहाँ पर अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाना है, मतलब करंट अकाउंट ओपन करवाना है। तो यहाँ पर ये आपके सामने जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बैंक में जाएंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक में हम गए और एचडीएफसी बैंक में जाके हमने यहाँ वहां पे अपना बिजनेस अकाउंट, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, वो हमने ओपन करवाया। तो वहां जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो फॉर्मेलिटी थी वो सब फिल करके हमने एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा लिया। अब बैंक के अंदर वैसे तो बहुत सारे अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर में बिजनेस अकाउंट, करंट अकाउंट को लेकर बात करनी है। तो हमने एचडीएफसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लिया। अब जैसे ही हमारा अकाउंट ओपन होगा, हमें एचडीएफसी बैंक के थ्रू यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड होगी, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होगी। अब इस करंट अकाउंट के अंदर एक तो हमारी मिनिमम लिमिट, क्योंकि चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, वहां पर एक मिनिमम लिमिट का क्राइटेरिया होता है। मिनिमम लिमिट का मतलब कि कम से कम इतना बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में हमेशा ऑलवेज रहना चाहिए। इससे कम बैलेंस रहेगा तो बैंक हम पे पेनल्टी लगा देगा। तो मिनिमम लिमिट वगैरह डिसाइड हो गई। फिर बैंक ने हमें पासबुक प्रोवाइड कर दी, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, एसएमएस सर्विसेज वगैरह सब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी कि बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही हमारा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन होगा, हम एचडीएफसी बैंक के कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होंगी, हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन मतलब कि जैसे हमारे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट हुआ या हमने वहां से कैश विड्रॉ किया या कोई कस्टमर से चेक रिसीव हुआ वो डिपॉजिट करवा दिया, या बैंक से हमने यहाँ पर चेक से किसी को पेमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस पेड कर दिए। तो ये सब टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो टॉपिक है वो हमारे जनरल एंट्री वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब इस बिजनेस के जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उनको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो उस हमारे बिजनेस के बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक, ये सारी टाइप्स की कैश बुक्स होती है। ठीक है, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स, इन सभी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को
हम हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर, कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम के अंदर, भाई वहां पे भी देखो आपके सिंगल कॉलम में कैश कॉलम होता है, टू कॉलम के अंदर कैश और बैंक कॉलम होता है, ट्रिपल के अंदर कैश बैंक और डिस्काउंट कॉलम्स होते हैं। तो जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हैं बिजनेस के, उनको हम कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा कैश बुक का यहाँ पर बैंक कॉलम होगा, उसके टू बैलेंसेज होंगे, एक आपका डेबिट और दूसरा आपका क्रेडिट। ठीक है, अब बात ये है कि चलो ठीक है, इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन जिस बैंक के अंदर हमारे ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में, वो बैंक वाले इनको कहां रिकॉर्ड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, वो बैंक वाले क्या करेंगे कि उन्होंने हमें जो पासबुक प्रोवाइड की है ना, उस पासबुक की एक कॉपी है, बैंक के सॉफ्टवेयर में भी है और एक हमें उन्होंने प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर बैंक वाले हमारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हमारी पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पासबुक जो बैंक से हमें रिसीव हुई है, बैंक ने हमें प्रोवाइड की है, इस पासबुक में हम एंट्री नहीं कर सकते। मतलब इस पासबुक में एंट्री करने का राइट सिर्फ ओनली बैंक के पास होता है। हम सिर्फ कहां एंट्री कर सकते हैं? कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर जो पासबुक, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हमारे थ्रू तो हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होंगे, और बैंक वाले उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे हमारी पासबुक के अंदर। तो यहां पर कैश बुक के भी आपके टू बैलेंसेज हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और पासबुक के भी दो बैलेंस है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमें ये क्लियर करना है कि कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज में कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है ना, उसकी डेबिट बैलेंस में यहां पर अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट, या कोई इनकम्स, इनकम मतलब डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो यहां पर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, चेक्स डिपॉजिट होंगे जो कस्टमर से हमें मिले हैं, ठीक है, इनकम्स डिपॉजिट्स होगी। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो मतलब ये हो गया कि हमारे बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा होगा, जिससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, वो ट्रांजेक्शन्स डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो यहां पर अब इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो हमारा फेवरेबल पॉजिटिव साइड है। भाई हमारे अकाउंट में पैसा जमा होगा तो अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है ना, फेवरेबल है। तो यहाँ पर कैश बुक का डेबिट साइड हमारा फेवरेबल पॉजिटिव साइड है। लेकिन हमारे बैंक अकाउंट से यदि कोई पेमेंट पे हो रहा है, कोई एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, किसी को चेक इशू किया जा रहा है, तो फिर वो कहां रिकॉर्ड होंगे? वो रिकॉर्ड होंगे कैश बुक के बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में। क्या? अमाउंट विड्रॉ, हमने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए, एक्सपेंसेस पेड कर दिया, चेक इशू कर दिया किसी को पेमेंट करने के लिए। तो इसका मतलब जो कैश बुक का यहाँ पर क्रेडिट साइड है वो हमारा अनफेवरेबल नेगेटिव साइड है, और नेगेटिव साइड को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैश बुक आपको नजर आ रहा है, इसको हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश बुक के बैंक कॉलम को किस नेम से शो करते हैं पता है आपको? कैशेड बैंक। तो यहां पर जब हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं, उनके रूल्स हम स्टडी करते हैं, तो यहां पर आपको पता है कि जो भी असेट्स है, उन असेट्स का यहाँ पर जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्रेडिट। मतलब असेट्स का बैलेंस यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम हमारी बुक्स में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश एट बैंक भी तो असेट्स का ही पार्ट है भाई, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे लिए असेट्स है। तो कैश एट बैंक का बैलेंस यदि इंक्रीज होगा, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर यदि पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे उसे कैश बुक के। और यदि वहां से कोई पेमेंट होगा बैंक अकाउंट से, यदि वहां पैसा डिक्रीज होगा, अमाउंट रिड्यूस होगा, तो उसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं पासबुक की तरफ चलते हैं। चलिए, तो कैश बुक के अंदर हमें एंट्री करनी है, हमें हमारे बिजनेस में कैश बुक के अंदर एंट्रीज करनी है। जो भी ट्रांजेक्शन है उनको डेबिट या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। कौन से ट्रांजेक्शन डेबिट में होंगे, कौन से क्रेडिट में होंगे, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब पासबुक की तरफ आते हैं, तो पासबुक के अंदर एंट्री कौन करेगा? बैंक वाले एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट से जो भी अमाउंट विड्रॉ होता है, एक्सपेंसेस पेड, चेक इशू, मतलब हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस जिन ट्रांजेक्शन की वजह से रिड्यूस हो रहा है, उनको बैंक वाले हमारी पासबुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और हमारे बैंक अकाउंट में
यदि बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होगा, जब हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होगा, चेक डिपॉजिट होगा, इनकम्स डिपॉजिट होगी, तो उसे बैंक वाले हमारी पासबुक में कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि जो यहां पर हमारा बैंक अकाउंट है ना, वो हमारे लिए तो असेट्स है, लेकिन बैंक वालों के लिए वो असेट्स नहीं है। बैंक वालों के लिए वो हमारा जो बैंक अकाउंट है स्टूडेंट्स, वो बैंक वालों के लिए लायबिलिटी है। क्योंकि बैंक वाले, भाई हमारा जिस बैंक के अंदर यहां पर क्या है, अकाउंट है, तो वो बैंक वाले हमारे पैसे की रखवाली कर रहे हैं, वो वॉचमैन है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले में वो हमसे सर्विस चार्जेस ले लेंगे। तो यहां पर हमारे बैंक अकाउंट में जितना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता जाएगा, बैंक की लायबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो वो असेट्स है, तो हमारी असेट्स इंक्रीज होगी तो उनकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पर असेट्स और लायबिलिटीज दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो भी ट्रांजेक्शन कैश बुक की डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, वो पासबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जो ट्रांजेक्शन कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ है, वो पासबुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो आपका अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, नेगेटिव बैलेंस को, और क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस है। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमारे बैलेंसेस को लेकर बात हो गई। तो ये तो आपके क्लियर हो गया होगा, माइंड में ये टॉपिक सेट हो गया होगा कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो पासबुक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है बीआरएस को समझने के लिए। ओके, चलिए, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक लाइन बताई थी कि बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंसेस मिसमैच हो रहे हैं, इनमें जो डिफरेंसेस आ रहा है बैलेंस में, ठीक है, उसे मैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बीआरएस बनाते हैं। तो किन ट्रांजेक्शन्स की वजह से इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस जो पासबुक और कैश बुक के बीच में आ रहा है ना, ये टाइम की वजह से आ रहा है, समय की वजह से आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो कैश बुक प्रिपेयर करते हैं ना, वो एक्चुअल में या तो मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली हम कैश बुक अपने बिजनेस में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। तो यहां पर जैसे अभी दिसंबर मंथ एंड हुआ है, ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि दिसंबर में हमें अपने कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, दिसंबर के एंड में हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड कर दिया, लेकिन वो चेक क्लियर कब हुआ, उसकी क्लियरिटी कब हुई, मतलब उस चेक का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कब हुआ, जनवरी के स्टार्टिंग में। तो हमने तो चेक जैसे ही बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किया, जैसे ही हमने वो ट्रांजेक्शन किया, हमने उसकी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, एंट्री पास कर दी। लेकिन बैंक वाले तो उसे तभी रिकॉर्ड करेंगे ना जब वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो पैसा उस चेक का बैंक अकाउंट में आया कब, जनवरी के स्टार्टिंग में। तो पासबुक के अंदर उसकी एंट्री बैंक के थ्रू कब हुई, जनवरी में हुई, और हमने कर दी दिसंबर में। तो अब यहां पर सपोज करना कि हम मंथली कैश बुक बना रहे हैं, हमने दिसंबर का कैश बुक बनाया जिसमें हमने उस चेक का अमाउंट डिपॉजिट दिखा दिया, लेकिन पासबुक को चेक किया तो पासबुक में डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि पासबुक में डिपॉजिट कब हो रहा है, जनवरी में। तो इस वजह से दिसंबर का जो क्लोजिंग बैलेंस है हमारा कैश बुक और पासबुक का, वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो ये जो टाइम गैप है, इसकी वजह से इन दोनों बुक्स के बैलेंसेस मिसमैच हो जाते हैं। और भी काफी सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लिया है जिसकी वजह से बैलेंसेस मिसमैच होते हैं। चलिए नोट्स में आते हैं। सबसे पहले तो बीआरएस के फीचर्स की बात करें, इस एग्जांपल को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फीचर्स ये हैं कि बीआरएस कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई लेजर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात, बीआरएस जो है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डबल एंट्री बुक सिस्टम का पार्ट नहीं है। बीआरएस एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से बनाया जाता है, पर्टिकुलर डे के हिसाब से, जैसे या तो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली। और जिस एंटिटी का हम बीआरएस बनाते हैं, तो बीआरएस बनाता कौन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बीआरएस हमेशा बिजनेस बनाता है, मतलब हमें बनाना है, बैंक बीआरएस नहीं बनाता। ठीक है, बीआरएस हमारी तरफ से बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो कैश बुक और हमारी जो पासबुक है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों हमारे पास है, बस हम कैश बुक में एंट्री करते हैं, पासबुक में नहीं करते। पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक करता है। तो उन दोनों का बैलेंस मिसमैच है, तो उसे मैच करवाने के लिए बीआरएस हमें बनाना है अपने बिजनेस में, बैंक बीआरएस नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आते हैं
वो ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से पासबुक और कैशबुक के बैलेंसेस मिसमैच होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने। चेक इशू बाय बिजनेस एंटिटी नॉट डेबिटेड बाय बैंक। हमने अपने सप्लायर को, सन्ड्री क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने कोई क्रेडिट में गुड्स परचेज किया था, उनको हमने पेमेंट के लिए चेक इशू कर दिया। अब सपोज लो दिसंबर के अंदर हमने चेक इशू किया था। अब जिन लोगों को हमने चेक दिया था, वो सप्लायर उस चेक को जेब में लेके घूम रहे हैं या कहीं रख के भूल गए, उन्होंने अभी तक उस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। तो स्टूडेंट, जब तक कोई चेक, जैसे सपोज करना कि आपने हमें फीस चेक से पे की है, अब आपने हमें चेक दे दिया, तो वो चेक को जब तक हम बैंक में लगाएंगे नहीं, उसको बैंक में सेंड नहीं करेंगे, तब तक आपके अकाउंट से अमाउंट रिड्यूस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहां पर जिन सप्लायर्स को हमने चेक इशू किया था, वो सप्लायर अभी तक उस चेक को प्रेजेंट नहीं कर पाए बैंक में। ठीक है, भूल गए या कुछ भी हो गया। अब क्या हुआ कि हमने तो पेमेंट कर दिया, हमारी तरफ से चेक इशू कर दिया, तो इसकी एंट्री हमने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, एंट्री पास कर दी। लेकिन पासबुक में इसकी एंट्री अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि पासबुक के अंदर हमारा बैलेंस अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ बैंक का, तो इसलिए बैंक वालों ने वो एंट्री अभी तक पास नहीं की, तो इस वजह से बैलेंस मिसमैच हो गया। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अभी भी बताया था मैंने कि कस्टमर से दिसंबर में चेक मिला, लेकिन वो क्लियर जनवरी में हुआ, तो हम तो अपना कैश बुक का बैलेंस दिसंबर में ही इंक्रीज करके बढ़ा के बैठ गए। लेकिन हमारा बैंक जो है, वहां हमारा बैलेंस इंक्रीज कब हुआ? जैन में। ठीक है। एरर इन बैंक पासबुक। ठीक है, हमारी पासबुक या कैश बुक में कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि भाई हमारे अकाउंट से आप ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये एलआईसी प्रीमियम्स वगैरह पे कर देना। ठीक है, उन्होंने पे कर दिया, लेकिन जब उन्होंने पे किया तो हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द कैश बुक। अब वो ऊपर वाले आइटम कौन से थे? जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए, और ये वो आइटम्स है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे। जैसे बैंक इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। या बैंक वालों ने कोई इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया हमारे अकाउंट में से, चार्ज कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम चार्ज करना भूल गए। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में जाके डायरेक्ट पैसा जमा करवा दिया, हमें उन्होंने कोई इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, ये हम कैश बुक में एंट्री करना भूल गए। बिल्स फॉर कलेक्शन, एरर इन कैश बुक। तो ये सारे वो ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से क्या हो गया? हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो गया। ये ट्रांजेक्शन आपको लर्न नहीं करने ना, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको लर्न नहीं करना, कोई भी आपको प्लस माइनस का फॉर्मेट याद नहीं करना। मैं आपको बहुत इजी तरीके से यहां पर बीआरएस समझा रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको यहां पर बीआरएस में जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है, समझना है, और फिर सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से होने वाला है, लॉजिकल तरीके से, वो समझना। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे इसी एग्जाम्पल पे। हमने अभी बैलेंसेस के बारे में बात कर ली, और हमने उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया जिनकी वजह से एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, जिनकी वजह से बैलेंस मिसमैच हो सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि इस बीआरएस के अंदर टोटल 4 टाइप के केसेस होते हैं। कैसे? सबसे पहला, 4 सिचुएशंस आती है कि इसमें जो कैश बुक और पासबुक की जो फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है, बैलेंस मिसमैच हो रहे हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, आपके पास में क्वेश्चन के अंदर या तो कैश बुक या पासबुक, दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस गिवन रहता है, दिया हुआ रहता है ना? दोनों का भी हो सकता है, कई ऐसे क्वेश्चंस भी है जहां पे कैश बुक पासबुक दोनों का हमारे पास बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वहां पर हमें दोनों में से किसी एक बैलेंस से यहां पर स्टार्ट करना होता है। तो यहां पर हमें या तो दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस गिवन होगा या दोनों का होगा। चलिए, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है, पहला केस ये आता है कि क्वेश्चन में हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। क्वेश्चन में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है,
तो फिर हमें कैलकुलेट कौन सी बुक का बैलेंस करना है? पासबुक का। भाई यहां पर दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस यदि गिवन है तो उसकी जो अपोजिट बुक है उसका बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात है। तो कैश बुक का बैलेंस यदि गिवन है तो हमें पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें यहां पर कंप्यूट करना है पासबुक का बैलेंस। और पासबुक का जो भी बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस एज पर पासबुक। तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या समझना है कि यदि कैश बुक का बैलेंस हमारे पास में गिवन है तो हमें यहां पर पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है तो पासबुक का डेबिट भी कैलकुलेट हो सकता है और क्रेडिट भी कैलकुलेट हो सकता है। अब कैश बुक का जो डेबिट होता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? प्लस का बैलेंस। तो स्टूडेंट्स पासबुक का यदि हमारे पास कैश बुक का फेवरेबल है तो पासबुक का हमारे पास फेवरेबल भी कैलकुलेट हो सकता है और अनफेवरेबल भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यदि हमारे पास कैश बुक का फेवरेबल है तो हमेशा पासबुक का फेवरेबल ही कैलकुलेट हो। दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेट हो सकता है। ओके, तो ये पहली सिचुएशन हो गई। अब उसके बाद सेकंड केस आता है। मैं आपको वही लॉजिक समझाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितना इजी वे में सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ भी यहां रटने की, फॉर्मेट रटने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सेकंड केस ये आता है कि हमारे पास में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। मतलब अब की बार हमारे पास में वही फिर से कैश बुक का ही बैलेंस है, लेकिन इस बार हमारे पास कैश बुक का फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस गिवन है। और इस नेगेटिव बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। पहले ही बताया था मैंने कौन सा बैलेंस कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो स्टूडेंट्स फिर हमें कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना है आपको? डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। भाई दो ही तो बुक है इस चैप्टर में, एक बुक का गिवन है तो दूसरी बुक का कैलकुलेट करना है, बस माइंड में सेट कर लो। भाई यहां पर पहले वाले केस में भी हमारे पास में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन था? फर्स्ट वाले केस में हमारे पास वही कैश बुक का गिवन था, पासबुक का कैलकुलेट करना था। सेकंड वाले केस में भी हमारे पास में कैश बुक का गिवन है और पासबुक का कैलकुलेट करना है। तो यदि हमारे पास कैश बुक का ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस गिवन है तो पासबुक का कोई सा भी बैलेंस कैलकुलेट हो सकता है। पासबुक का यहां पर नेगेटिव भी कैलकुलेट हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड जो केस है यहां पर स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में आपके पास कैश बुक का बैलेंस तो गिवन है और आपको पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो केस हो गए। अब उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड केस, इसमें हमारे पास में पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, तो मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। तो हमें कैलकुलेट कौन सी बुक का बैलेंस करना है? अब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। ये कैलकुलेट करना है। अब वही बात, हमारे पास पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, क्रेडिट बैलेंस, तो कैश बुक का कोई सा भी बैलेंस कैलकुलेट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये थर्ड सिचुएशन हो गई। और फोर्थ सिचुएशन इस थर्ड के बेस पे ही रेडी होगी। फोर्थ केस कि आपके पास में डेबिट बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको कैलकुलेट करना है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
ठीक है, तो इस बार आपके पास में कौन सा बैलेंस है? पासबुक का नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपके पास में गिवन है, तो कैश बुक का पॉजिटिव भी कैलकुलेट हो सकता है और नेगेटिव भी। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास ये 4 सिचुएशंस गिवन होगी, और सेकंड पार्ट जो है वो अमेंडेड कैश बुक का पार्ट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम ये फर्स्ट पार्ट कैसे सोल्व होगा वो हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमें क्या करना है, इन 4 सिचुएशन में जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो केस है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड वाला जो यहां पर सिचुएशन है आपकी, फर्स्ट और सेकंड, पहले हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। इस फर्स्ट और सेकंड वाले केस के अंदर और थर्ड एंड फोर्थ वाले केस के अंदर अब हमें क्या समझना है स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसकी हम बात हमेशा सुनते हैं, मानते हैं, तो आपको भी यहां पर किसी की सुननी है और माननी है। किसकी सुननी है वो समझना स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकंड वाले केस के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड वाले केस में दोनों में आपको पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। मतलब पहले और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, और आपको पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये माइंड में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, कि आपको जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है आपको हमेशा उसी की सुननी है, उसी की माननी है। मतलब उस बुक को आपको बेस लेना है। क्या लेना है? बेस। तो फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में आपको बेस बुक किसको लेना है? पासबुक। कौन सी बुक को? पासबुक। मैंने क्या कहा था कि भाई कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में जिसकी हम हमेशा बात मानते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो हमें यहां पहले और दूसरे वाले केस में हमेशा किसकी सुननी है? पासबुक की सुननी है। मतलब हमें जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है ना, वो जैसा हमें कहे कि भैया ये ट्रांजैक्शन प्लस होगा तो हमें प्लस करना है, ये ट्रांजैक्शन माइनस होगा तो हमें माइनस करना है, ये ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नल इफेक्ट होगा तो हमें उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं करना है। और यहां पर बहुत अच्छा लॉजिकल तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आपको यहां पर ये अप एंड डाउन वाला और ये रटने वाले फॉर्मेट कुछ नहीं करना, आपको बहुत अच्छा तरीका बताया जा रहा है यहां पे। और थर्ड एंड फोर्थ वाले केस में, थर्ड एंड फोर्थ वाले केस में आपको कौन सी बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? थर्ड एंड फोर्थ वाले में आपको कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो थर्ड एंड फोर्थ वाले केस में अब आपको किसकी सुननी है, किसकी माननी है? कैश बुक की सुननी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हमें जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है हमें उसी की सुननी है और उसी की माननी है। तो यहां पर हम यहां पर किसकी सुनेंगे? थर्ड एंड फोर्थ वाले केस में हम बेस लेंगे कैश बुक को। किसको बेस लेंगे? कैश बुक। ये हमारी बेस बुक होगी। तो जिस बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है हमेशा उसी बुक की हमें सुननी होगी। उसकी आवाज सुनो और जैसा वो कहे वैसा करो, तब आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, हमेशा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक लॉजिक है यहां पर, इसी लॉजिक के ऊपर हम बीआरएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे। इसी लॉजिक पे देखना, मैं जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बीआरएस चैप्टर आपके 2 लेक्चर का है, तो नेक्स्ट क्लास में जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा तो इसी लॉजिक के ऊपर सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, किस लॉजिक पे? कि हमें क्वेश्चन के अंदर दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस गिवन होगा और उसकी अपोजिट अगेंस्ट बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है वो हमारे लिए बेस बुक होगी। मतलब जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है हमें हमेशा उसी की सुननी है। मतलब उसे हम भगवान मान लेंगे, है ना। जैसे भगवान की आवाज जो है, भगवान कहेगा कि भैया प्लस करो तो प्लस, माइनस करो तो माइनस, ठीक है,
ओके, या फिर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नल इफेक्ट तो नल इफेक्ट। ओके, तो जिस बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है, बस ये ध्यान रखना है, पहले और दूसरे केस में हमें पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो पासबुक को बेस लेना है, मतलब पासबुक की सुननी है। और थर्ड एंड फोर्थ वाले केस में हमें कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो कैश बुक की सुननी है, मतलब कैश बुक को बेस लेना है, बस खत्म, और कुछ नहीं। कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन याद नहीं करना, लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई अप एंड डाउन वगैरह के कुछ नहीं करने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि इस बार दिसंबर 2025 के सीएमए इंटर के एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बीआरएस का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 7 नंबर का क्वेश्चन आया था इसमें से। और जो लास्ट चैप्टर हमने कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन किया था, उसका भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। तो 7 + 7 14 मार्क्स का, देखिए आप, स्टार्टिंग के चैप्टर में से ही 14 मार्क्स। तो अब पहले हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम में यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ये हम हमारे सेकेंड लेक्चर में बताएंगे आपको। और 2 लेक्चर का चैप्टर है, न्यूमेरिकल है। ओके, ध्यान रखना ये बात। तो सेकेंड लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और अमेंडमेंट्स इन कैश बुक, जो भी आपके यहाँ पर अमेंडेड कैश बुक है, जिसे हम रिवाइज कैश बुक भी कहते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में बीआरएस की।